गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंग्लिश की होती हैं। और कई बार हमारी तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो इनको एडवांस्ड वर्ब्स कह के भी मतलब रेफर करते हैं। तो एडवांस्ड वर्ब्स क्या, एक्चुअली वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिसमें आपके इन्फिनेटिव हैं, जेरेंड्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं। इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। गुड आफ्टरनून बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून। एक मिनट, नमस्ते बच्चे, जस्ट सेकेंड। इज ऑडियो एंड वीडियो गुड? ऑडियो वीडियो गुड है, एक बार देख के बताइए। चलो, तो इन्फिनेटिव जेरेंड का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बेसिक सी जानकारी सबको ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। फ्री हो गया सबका? अच्छे मार्क्स भी आए हैं बच्चों के, बैच में भी पूछते ही रहते हैं। ठीक है, बाकी फ़ोन करके भी बच्चों का जानकारी मिलती रहती है व्हाट्सएप के थ्रू, तो बच्चे टच में रहते ही हैं। तो प्री अच्छा हुआ है, स्कोर भी अच्छा है। ठीक है, अभी तैयारी तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, मेंस एग्जाम को लेकर भी हमारी तैयारी पहले से ही चली रही है। ठीक है, कम समय में हम और कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कई बार, क्योंकि अब हम बहुत पास आ गए हैं, प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, या हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी सक्सेस के एक स्टेप और पास आ गए, अब हम काफ़ी पास आ गए। इस समय हमें अपना बेस्ट देना है, जो भी हमसे बन सकता है, जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनको बचा के नहीं रखना है। ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द मतलब पॉसिबिलिटी, जितनी भी संभावनाएं हैं, जहां जहां पे हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पे हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, वो सब हमें करनी है। ठीक है, तो कर भी रहे होगे सभी लोग, माता रानी के नवरात्रे भी चल रहे हैं। ठीक है, मेहनत करोगे, माता रानी की कृपा भी मिलेगी, काम भी हो जाएगा, सफल भी हो जाओगे। ठीक है, मेंस के लिए अपना एक बैच है जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसकी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, मतलब हालांकि हम ऐसा मान के नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन केस बाद में आपको लगे कि भाई रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास उसकी वैलिडिटी ना हो। ठीक, तो 1 ईयर की वैलिडिटी है कोर्स की, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फीस अभी कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। ठीक है, वैसे तो अच्छी पढ़ाई हो जाए ये ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, फीस तो सेकेंडरी मुझे लगता होती होगी शायद। ठीक है, अच्छा हम सीखें, अच्छे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले, बढ़िया से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऐसी टीम जहां पर सारी चीज़ें एक साथ ही अच्छी हो जाएं। तो एडमिशन्स ओपन है मेंस की तैयारी के लिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए और बेहतर अपनी तैयारी करने के लिए आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि थोड़ी सी देर कर दी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं बैच ज्वाइन कर। और इसमें क्या है कि एक कॉम्बो बैच है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबकी क्लासेस हैं, साथ ही में इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं, जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश की भी क्लासेस हैं। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ऐसा तो अब हम आपको ज़्यादा बताएं तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं, सबको पता ही है कि टीम क्या है, किस तरीके से पढ़ाने का किनका स्टाइल है, कैसे चीज़ों को समझाया बताया सिखाया जाता है, किस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, वो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो अपना इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, बढ़िया तैयारी कीजिए और लीजिए सिलेक्शन इसी बार। आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
तो ये जो हम क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए होंगे। हो सकता है आपने एग्जाम्स दिए हों तो आपको देखकर क्वेश्चंस याद आ जाए, नहीं तो प्रैक्टिस वगैरह करते कराते कभी ना कभी मिले होंगे। चलिए, शी अवॉइडेड टू टॉक टू हिम आफ्टर द आर्गुमेंट, नो एरर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको देखकर आप जान गए होंगे कि ये सीडीएस 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड ही हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आप सबको एक बार रिवाइज करवा देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप यहां पर देखेंगे, शी जो है ना, ये सब्जेक्ट है, अवॉइडेड वर्ब है। टू टॉक जो है ना, वो इसका ऑब्जेक्ट है। शी अवॉइडेड व्हाट डिड शी अवॉइड। तो ये जो हम यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रहे हैं ना, वो अवॉइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, हम सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम कभी किसी वर्ब के साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल्स ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते, या तो इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट बनेगा या जेरेंड ऑब्जेक्ट बनेगा। इन्फिनिटिव्स नाउन का फंक्शन करते हैं, जेरेंड्स भी फंक्शन नाउन का ही करते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हम इन्फिनिटिव या जेरेंड लिखना चाह रहे हैं उसमें से कौन सा सही है? अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए अवॉइड वर्ब का, तो ऑब्जेक्ट तो जेरेंड भी बन सकता है, इन्फिनिटिव भी बन सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जेरेंड लिखना ठीक है या इन्फिनिटिव लिखना ठीक है? कौन बताएगा? हाउ डू वी डिसाइड whether to use a gerund or an infinitive as an object with some finite verb? रट लेते हैं, हाँ, याद कर लेते हैं कि अवॉइड के साथ में ये आता है, ऐसे करते हैं। हालांकि वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे आपने 5 वर्ब याद कर ली, 10 वर्ब याद कर ली, मैं तो 50 वर्ब याद कर ली, लेकिन सारी तो नहीं याद कर पाओगे। तो उसके पीछे ना ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आगे हमेशा मदद मिलती रहेगी। क्या कॉन्सेप्ट है कि जेरेंड का यूज हम करते हैं ऐसे एक्शंस को नॉन फाइनाइट फॉर्म में मेन वर्ब के साथ लिखने के लिए जो मेन वर्ब के साथ साइमल्टेनियसली, साथ का मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है, विद और बिफोर द मेन वर्ब, कोई ऐसा एक्शन जो मेन वर्ब के साथ में, इस बात को ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो मेन वर्ब के साथ में या मेन वर्ब से पहले का एक्शन है, तो हम उसको जेरेंड फॉर्म में मेन वर्ब के साथ लिखते हैं। ठीक, इन्फिनिटिव का यूज हम करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो मेन वर्ब के बाद में होते हैं। ऐसे एक्शंस जो मेन वर्ब के बाद में होते हैं उनको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं। फिर से समझ लीजिए, मैं सीधी सी बात क्या कह रहा हूं कि अगर किसी वर्ब को आप नॉन फाइनाइट फॉर्म में इन्फिनिटिव या जेरेंड बना के लिखना चाहते हो मेन वर्ब के साथ में, तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखनी है, जेरेंड फॉर्म में लिखनी है, इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि जिस एक्शन को हम इन्फिनिटिव या जेरेंड बना के लिखना चाह रहे हैं उसको जिस मेन वर्ब के साथ में लिखना है वो उस मेन वर्ब के साथ में होने वाला एक्शन है, बाद में होने वाला एक्शन है, पहले होने वाला एक्शन है। अगर साथ में होने वाला एक्शन है तो जेरेंड, पहले हो गया एक्शन है तो जेरेंड, बाद में होने वाला एक्शन है तो इन्फिनिटिव। हालांकि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से मैं ऐसे ही बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई होप डैश हिम। अब ऑप्शन इसमें हम क्या लिखें, टू मीट या मीटिंग? अब देखो समझना, जैसे हमने लिखा आई होप, तो होप हमारी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब है। व्हाट डू आई होप। अब हमें इसका रिप्लाई लिखना है, व्हाट का रिप्लाई मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है। अभी टू मीट इन्फिनिटिव है, नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। मीटिंग जेरेंड है, ये भी नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब बताओ क्या लिखें, आई होप टू मीट या आई होप मीटिंग? अच्छा एक चीज बताओ, आप होप क्या करते हो? जो है वो, जो था वो, या जो होगा वो? मान लो अगर आप होप कर रहे हो किसी एक्शन को लेकर, तो आप किस तरीके के एक्शन को होप कर रहे होगे? जो हो चुका है उसको आप होप कर रहे हो होने का, या जो हो रहा है आप उसका होप कर रहे हो होने का, या जो अभी नहीं है लेकिन होगा कभी, तो ऐसा होप कर रहे हो? होगा, आप होप करोगे तो किसी ऐसे एक्शन को जो अभी नहीं है, बाद में होगा। ठीक है, तो मतलब वो बाद का एक्शन हो गया। होप अभी कर रहे हो, लेकिन जो होप कर रहे हो वो होगा, तो फिर वो बाद में होगा, तो इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सबको ध्यान रखना है। अभी कई क्वेश्चंस आएंगे इस पे बार बार, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अब यहाँ बताओ, शी अवॉइडेड, उसने अवॉइड किया। अवॉइड हम क्या करते हैं, जो होता है हम उसे अवॉइड करते हैं, जो था हम उसे अवॉइड करते हैं, या जो होगा हम उसे अवॉइड करते हैं। अवॉइड हम क्या करते हैं, जो कल था उसे, जो आज है उसे, या जो कल होगा उसे। मतलब एक बार ये वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे ना, एक टेक्निक दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपकी बहुत उलझन खत्म हो जाएगी। बहुत सी चीजें जो आपको याद करके करनी पड़ती है ना, वो बिना याद करे ही समझ में आने लग जाएंगी। बताओ भाई, हम अवॉइड कर सकते हैं वो जो आज है, जो कल होगा उसको आज हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो कल हो गया उसको तो अब क्या ही अवॉइड कर पाएंगे। तो हम अवॉइड वही कर सकते हैं जो उस समय जब उसको अवॉइड किया जाना है एग्जिस्ट करता हो। साथ का एक्शन, साथ का एक्शन जेरेंड फॉर्म में आता है, जेरेंड फॉर्म में आता है तो टू टॉक की जगह टॉकिंग लिखो। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा सा हम क्विक कर सकते हैं क्या इस प्रैक्टिस को, नहीं समझ में आया तो ना पूछ लेना, बाकी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्विक रहें, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। अगला देखो, ही इंसिस्टेड ऑन टू हेल्प मी विद द टास्क। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम कभी कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं बच्चे, तो हमेशा उस प्रेपोजिशन के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। अगर हम कभी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखने पड़े तो हमें लिखनी पड़ेगी उसकी जेरेंड फॉर्म। तो प्रेपोजिशंस के बाद में अगर आप कभी कोई वर्ब लिखोगे तो वर्ब उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी, और जब भी हम किसी वर्ब को किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसे जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये इंसिस्ट का जो हमने ऑन लिखा ये प्रेपोजिशन है, तो अब अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। अगर हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बनाएंगे तो वर्ब नॉन फाइनाइट फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे लिखो हेल्प। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ही इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी विद द टास्क। तो इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन का तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जेरेंड होगा, तो ये लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, I tested the soup seeing if I needed more salt। आते हो समझना, I tested the soup, why? Why did I do that? यहाँ पे लिखा ना स्टेटमेंट, I tested the soup, कि मैंने सूप को टेस्ट किया। Why? Why did I do that? मैंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो why का रिप्लाई लिखना है। अब एक चीज सभी लोग ध्यान देंगे, अगर हमें कभी किसी काम के होने के, किए या किए जाने के पर्पस को बताना है तो हमेशा इन्फिनिटिव यूज करना है। पर्पस के लिए हमेशा इन्फिनिटिव यूज करना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे देखो, दे punished him to make him a better person। ठीक है, दूसरा, they punished him to steal the money। बताओ दोनों से या दोनों गलत, जल्दी से देखो। जैसे हमने लिखा दे पनिश्ड हिम, ये मेन स्टेटमेंट हो गया, दे पनिश्ड हिम। उसके बाद हमने इन्फिनिटिव लिख दिया, क्या दोनों जगह इन्फिनिटिव सही है? बस ये सोच के बताओ। दे पनिश्ड हिम, उन्होंने उसको पनिश किया। आगे एक जगह लिखा टू मेक हिम अ बेटर पर्सन, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। टू स्टील द मनी, पैसा चुराने के लिए। अब अगर हम पढ़ते समय थोड़ा सोचते भी हैं, नहीं सोचते हैं तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो हम जान जाएंगे कि ये जो हमने लिखा ना ये पर्पस है, कि उन्होंने उसको पनिश किया तो किस पर्पस से, कि वो अच्छा इंसान बने। ठीक है, ये जो है ये रीजन है, ये पर्पस नहीं है, ये रीजन है। पर्पस और रीजन में हमें लगता है डिफरेंस सबको पता होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं बताऊंगा नहीं तो आप जानोगे नहीं, सबको पता होगा। पर्पस का मतलब कोई काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं।
तो जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो पर्पस है। लेकिन अगर कुछ हो जाने के बाद फिर हम काम बाद में कर रहे हैं, तो वो जो पहले हो चुका है जिसकी वजह से इस काम को किया जा रहा है, वो रीजन है। तो रीजन जो है वो पहले बन चुका होता है, बाद में हम काम करते हैं। पर्पस बाद में मिलता है, पहले हम काम करते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो जब हमें किसी काम के करने के पर्पस को बताना होता है, तब तो हम इन्फिनिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन रीजन के लिए पर्पस नहीं लिख सकते, और रीजन के लिए इन्फिनिटिव नहीं लिख सकते। उसने पैसा चुराया होगा, इस वजह से उसको पनिश किया गया होगा। कहने का मतलब पैसा चुराने वाला काम पहले हो गया होगा। तो अब यहां पर आपको लिखना चाहिए जेरेंड फॉर स्टीलिंग। तो ये हमें ध्यान देना है, ये भी वाई का रिप्लाई है, वो भी वाई का रिप्लाई है। वाई का रिप्लाई दोनों ही है, लेकिन इतनी हमारी समझ होनी चाहिए कि हम जान पाएंगे पर्पस और रीजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा। आई टेस्टेड द सूप, मैंने सूप को टेस्ट किया। क्यों टेस्ट किया? तो कि जिससे मैं जान पाऊं कि इसमें कुछ और घटाना बढ़ाना तो नहीं है, तो ये पर्पस हो गया। अगर ये पर्पस हो गया ना बच्चे, तो पर्पस के लिए इन्फिनिटिव का यूज क्या करो। जहां पर सेंटेंस में आपको किसी काम के होने के जाने के पर्पस को बताना है, तो वहां पे लिखा करो इन्फिनिटिव। अगला देखो, दे क्लेम्ड इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द, आगे क्या था, कुछ अधूरा रह गया मुझे लगता है, तो चलो कोई नहीं, छोड़ दो सर। माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स डैश हिज कार। आंसर बताओ बच्चों एक बार, ये जो लिखे गए क्वेश्चन हैं इनके एक बार सभी लोग आंसर बताओ। दे क्लेम्ड डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द डील। अब देखो, उन्होंने क्लेम किया। ठीक है, एक क्लेम हमारी मेन वर्ब हो गई। अब उन्होंने क्लेम किया किसी काम को करने का, तो अगर उन्होंने क्लेम किया किसी काम को करने का, तो वो काम पहले हो गया होगा, बाद में उन्होंने क्लेम किया, या वो पहले क्लेम करके बाद में करेंगे। क्लेम हम कब करते हैं? काम को कर लेने के बाद में, कि भाई हमने किया है, ऐसा हमने क्लेम कर दिया। ठीक है, या हम पहले क्लेम करते हैं फिर बाद में काम करते हैं, क्या होता है? सोच के देखो, क्लेम पहले काम बाद में, या काम पहले क्लेम बाद में? तो हम पहले करते हैं काम, बाद में उसको क्लेम करते हैं कि भाई हमने किया या किसी और ने किया। जैसे अभी आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे, तो न्यूज में देखते होंगे कि किसी देश में कोई घटना हो गई, कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई भी घटना हो गई, तो फिर उसको बाद में कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्लेम करता है कि भाई ये हमने किया है। तो क्लेम किया जाता है किसी काम को करने के बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी एक्शन आप लिखोगे वो पहले हो चुका होगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेन वर्ब से पहले हो गए एक्शन को हमें लिखना हो मेन वर्ब के साथ में, तो हम उसको लिखते हैं कौन सी फॉर्म में? जेरेंड फॉर्म में। यही पढ़ा था ना, लेकिन जेरेंड तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें मेन वर्ब से पहले हो गए एक्शन को लिखना हो मेन वर्ब के साथ में, तो हम उसको जेरेंड फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जेरेंड फॉर्म तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो अब क्या करें? तो क्या इन्फिनिटिव लिखें? तो आंसर है नहीं, कि इन्फिनिटिव तो बाद वाले एक्शन के लिए लिखते हैं, ये गलत है। इन्फिनिटिव बनाते हैं तो टू के साथ बेस फॉर्म आती है, जो हैज है बेस फॉर्म नहीं, ये गलत है। अब या तो हम लिखें टू हैव बीन, अच्छा टू के साथ में हैड भी आ नहीं सकता, तो ये भी गलत है। ये रहा हमारा आंसर। अब देखो, ये जो हमने टू हैव बीन लिखा ना, ये भी इन्फिनिटिव है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म है। एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है, और ये सिंपल इन्फिनिटिव, इंडेफिनिट। परफेक्ट इन्फिनिटिव्स का यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो मेन वर्ब से पहले हो गया। तो जो इन्होंने क्लेम किया है वो काम एक्चुअल हो चुका होगा पहले, बाद में इन्होंने क्लेम किया। तो जो हम क्लेम कर रहे हैं वो पहले हो चुका है, तो पहले हो चुका है तो उसको हम परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर इन्फिनिटिव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दे क्लेम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द। एक मिनट बच्चों, गड़बड़ हो गई, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखी थर्ड फॉर्म में, इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, बेमतलब हमने इतनी जीरे कर ली। चलो आपका एक रिवीजन हो गया होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, वर्ब तो आगे लिखी हुई है, साफ लिखी हुई है। ये लिखा है ना कंप्लीटेड, ध्यान नहीं दिया।
ऑलरेडी उसमें कंप्लीटेड लिखा ही था बच्चे, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। टू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो ये जो टू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हमने लिखा है ना, ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव है, इसीलिए पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए था, हमने आगे गए ही नहीं। आगे देखो, माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स डैश हिज कार। आंसर बताओ इसका, सबको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर, माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स डैश हिज कार। टू बोरो, बोरो, बोरोइंग, बोरोड। देखो मैं बता देता हूं, आपने कुछ वर्ब्स कभी न कभी पढ़ी होंगी, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है कि उनके साथ अगर हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के कभी लिखना पड़े तो हम वर्ब को बेयर फॉर्म में इन्फिनेटिव बना के लिखते हैं। माई फादर सब्जेक्ट हो गया, लेट वर्ब हो गई, ठीक है। माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स व्हाट डिड द लेट हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स। अब हमें इसके बाद में व्हाट का रिप्लाई लिखना है, तो अब जो आप लिखोगे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। हमने पढ़ा कि अगर हम कभी भी इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें तो वो हमेशा बेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं। बेयर फॉर्म बिना टू की बेस फॉर्म होती है, तो ये जो बॉरोड है ये बेयर फॉर्म नहीं है, गलत है। ये बेयर फॉर्म नहीं है, गलत है। ये आंसर, माई फादर लेट ओनली हिज ट्रस्टेड फ्रेंड्स बोरो हिज कार, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा है, बी। अब हो सकता है ये थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा है, अटपटा है, आपको पढ़ने में अटपटा लग रहा हो, ना जल्दी समझ में आ रहा हो बोरो आंसर क्यों है, लेकिन एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमने लिखा दे लेट हिम डैश, दे लेट हिम डैश, और मान लो इसके लिए हम ऑप्शन दे दें गो, इसके लिए ऑप्शन लिख देते हैं कुछ। मान लो हमने इसके लिए ऑप्शन लिख दिया गो, वेंट, गोज, टू गो, कौन। लो बताओ क्या लिखोगे। क्या कोई ऐसा है जिसको ना पता हो क्या लिखना है, सबको ही पता होगा। अगर हम ऐसे लिख दें दे लेट हिम डैश, दे लेट हिम गो, दे लेट हिम वेंट, दे लेट हिम गोज, दे लेट हिम टू गो, दे लेट हिम गोन, क्या लिखोगे, गो ही लिखोगे। तो हमें पता है जो लेट वर्ब होती है इसके साथ जो हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, बेयर इन्फिनेटिव ये रहा आंसर, बाकी सारे गलत हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बोरो है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। चलो अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, आई कैन हियर द स्कूल choir टू प्रैक्टिस इन द ऑडिटोरियम। आई कैन हियर द स्कूल choir, choir होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जैसे जब एक साथ में लोग सिंगिंग करते हैं तो उस पूरे ग्रुप को choir कहते हैं। choir का मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स हो गए। बताइए, आई कैन हियर द स्कूल choir टू प्रैक्टिस इन द ऑडिटोरियम। जिसको जो समझ में अपना आंसर बताना, बाकी एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। We saw him dash in the lake, swim, to swim from swimming। अब उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो, ठीक है, इस पर आ जाओ। वी सॉ हिम डैश इन द लेक, स्विम, टू स्विम, स्वम और स्विमिंग, इनमें से आंसर हमें बताना है कौन सा है। तो देखो इससे पहले कि आप आंसर्स बताने शुरू करो, एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल,
ये हमारी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। स्मेल के नोटिस लिखना है, स्मेल की यहाँ पे जरूरत नहीं, नोटिस। अब ये वर्ब्स है हमारी, सी देखना, वॉच देखना, फील जो है महसूस करना, हियर सुनना, नोटिस का मतलब भी देखना, नोटिस करना। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। इनके साथ में अगर हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखना हो तो हम इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में या जेरेंड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये जो वी लिखा है ये सब्जेक्ट है, सॉ लिखा है वर्ब है, हिम लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। अब जो आप यहाँ पे लिखोगे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि अगर आप इन वर्ब्स के साथ में सी, वॉच, फील, हियर, नोटिस, इन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो बेयर इन्फिनिटिव भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो यहां पर आप स्विम लिख सकते हो जो कि बेयर इन्फिनिटिव है। मैं लिख देता हूं यहां पर बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, और आप स्विमिंग लिख सकते हो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है, ध्यान देना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये दोनों गलत है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या वो समझना। मान लीजिए किसी पर्सन को हमने कोई काम करते हुए देखा, ठीक है, जिस समय की उसकी स्टेट इनकम्प्लीशन की थी, तो अगर इनकम्प्लीशन की स्टेट में हमने किसी को नोटिस किया तो हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये शो करता है कि ये एक्शन उस समय इनकम्प्लीशन की स्टेट में था, कंप्लीशन नहीं हुआ था। अगर हमने किसी को कोई काम करते हुए देखा और उस समय उसकी स्टेट जो थी वो कंप्लीशन की थी तो हम लिखेंगे बेयर इन्फिनिटिव। मान लो हमने देखा कि कोई पर्सन आया, उसने वहां पे स्विम किया, ठीक है, लेक में, उसका तो चला गया, तो हमने परसीव किया है, नोटिस किया है कंप्लीशन ऑफ एक्शन को, तो हम लिखेंगे स्विम। हम उधर से निकल रहे थे और हमने देखा कोई पर्सन है लेक में स्विम कर रहा था, फिर हम चले गए, बाद में स्विम करता रहा होगा, तो अब हम लिखेंगे स्विमिंग। तो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आई सॉ हिम क्रॉस या क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं आई सॉ हिम क्रॉस या क्रॉसिंग द रोड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड का मतलब क्या हो गया कि मैंने उसको रोड क्रॉस करते देखा, मतलब मैंने ये देखा कि उसने रोड क्रॉस कर लिया, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको देखा जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, फिर बाद में कब पार कर पाया कब नहीं कर पाया मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो ये काम कर रहा था। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड का मतलब मैंने उसको रोड क्रॉस कर लेते हुए देखा। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था मैंने तब उसको देखा, द एक्शन वाज इनकम्प्लीट देन। अब ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आ जाओ। ये कैन हियर आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन लिखी हुई है, ये आपका द स्कूल कोयर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब हमें एक चीज तो कंफर्म है कि हियर वर्ब के साथ में या तो आप बेयर इन्फिनिटिव लिखोगे, ठीक है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे। वो जो हमने इन्फिनिटिव लिखा है वो गलत है। अब बताओ उसको कैसे सही करें। इसको बेयर इन्फिनिटिव बनाए टू हटा के, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए प्रैक्टिसिंग लिख के। इसको बनाना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आई कैन हियर द स्कूल क्वायर, कि मैं स्कूल क्वायर को सुन सकता हूं। ठीक है, तो जो हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है ना, जब उनको कैन मॉडल के साथ लिखते हैं तो वो टेम्परेरीनेस शो करते हैं, वो ये शो करते हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन। हियर वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये परसेप्शन की वर्ब होती है। तो अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी शो करनी है तो हम उसको कैन वर्ब के साथ लिखते हैं। अब कैन वर्ब के साथ अगर हम हियर को लिख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वी आर रेफरिंग टू समथिंग टेम्पररी विच वाज गोइंग ऑन। कुछ टेम्पररी जो चल रहा था हम उसको रेफर कर रहे हैं। तो टेम्पररी चीजें जो होती हैं वो इनकम्प्लीशन की स्टेट में होती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे प्रैक्टिसिंग। ये हमारा आंसर। तो मुझे लगता है इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सी चीजें रिवाइज हो गई होंगी, काफी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। द डॉक्टर एडवाइज नीलम अवॉइडिंग यूजिंग घी एज कुकिंग मीडियम। अब देखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड नीलम, डॉक्टर ने एडवाइज किया नीलम को। तो जो काम डॉक्टर ने एडवाइज किया
वो काम एडवाइस किए जाने के बाद होगा या एडवाइस किए जाने से पहले होगा या जिस समय एडवाइस किया जा रहा है उसी समय हो जाएगा? बताओ भाई। अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए एडवाइस कर रहे हो, तो जो काम आप किसी को करने के लिए एडवाइस कर रहे हो वो काम वो पर्सन कब करेगा? जब आपने एडवाइस किया उससे पहले, जिस समय आपने एडवाइस किया उसके साइमल्टेनियसली, या उसके बाद में? बाद में ही करेगा। आपने एडवाइस अभी किया है तो वो काम करेगा बाद में। बाद में करेगा तो मेन वर्ब के बाद में जो होने वाले एक्शंस होते हैं उनको हमें इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना चाहिए, तो लिखो टू अवॉइड। तो लिखो द डॉक्टर एडवाइज नीलम टू अवॉइड। अगला देखो, इट इज इजियर टू प्रिटेंड नथिंग हैपेंड देन फेसिंग द ट्रुथ। हमने कहा भाई ये प्रिटेंड करना है, ये दिखावा करना है कि कुछ हुआ नहीं है, आसान है सच को फेस करने के बजाय, मतलब जो हुआ है उसको फेस करने के बजाय इस तरीके से उसको इग्नोर करना है कि ये ऐसा हुआ ही नहीं है, ये आसान होता है। लेकिन जो हुआ है उसको फेस करना मुश्किल होता है। चलो आंसर बताओ। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे ना, हमने देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखा है और हमने कंपेरेटिव डिग्री भी लिखी है। इस कंपेरेटिव डिग्री के थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं टू प्रिटेंड, ठीक है, और फेसिंग, इन दोनों वर्ब्स को। ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि ज्यादा आसान क्या है। तो बता रहे हैं कि ज्यादा आसान है दिखावा करना, सच को फेस करने के बजाय उसको नकारने का दिखावा करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर हम दो इन्फिनेटिव्स को एक साथ लिखें किसी कंजंक्शन से जोड़कर, तो हम बाद वाले को बिना टू के लिख देते हैं, पहले वाले के साथ में दूसरे का टू कॉमन हो जाता है। सबने पढ़ा होगा एक चीज। तो आप यहाँ पे देखो, एक इन्फिनेटिव ये है पहला इन्फिनेटिव, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमने लिखा दूसरा इन्फिनेटिव, तो ये दोनों ही इन्फिनेटिव हैं। तो अगर हम दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो बाद वाला इन्फिनेटिव बिना टू के आएगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो फेसिंग हमने लिखा है ना, जेरेंड है, और टू प्रिटेंड इन्फिनेटिव है। तो हम सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम काइंड ऑफ थिंग्स का ही कंपेरिजन करते हैं। तो अगर ये इन्फिनेटिव है तो इससे जिसे हम कंपेयर करेंगे वो भी इन्फिनेटिव होगा, वो जेरेंड हो भी नहीं सकता, तो ये इस वजह से भी गलत है। अब इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा फेस। ये एक्चुअल में है टू फेस, लेकिन हम चूंकि दो इन्फिनेटिव आपस में कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए हमने बाद वाला इन्फिनेटिव बिना टू के लिख दिया। तो हम लिखेंगे इट इज इजियर टू प्रिटेंड नथिंग हैपेंड देन फेस द ट्रुथ। तो जब भी हम देन के बाद में इन्फिनेटिव लिख रहे हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पहले भी कहीं ना कहीं पे इन्फिनेटिव लिखा होगा। पहले वाले इन्फिनेटिव को बाद वाले इन्फिनेटिव से कंपेयर करोगे तो बाद वाला बिना टू के आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, दे प्लान्ड डैश अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ। इस सीजल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस सीजल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। They planned dash a seminar next month to have organized, to organize, organizing. We need to avoid dash the same mistakes again. अब देखो, अवॉइड के साथ वाला तो हमें दिमाग लगाना नहीं, हमने पढ़ ही लिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो उस समय का ही एक्शन होता है जिस समय उसको अवॉइड किया जा रहा होता है, मतलब साथ का ही होता है। तो जो भी हम अवॉइड करते हैं वो उस समय का ही एक्शन होता है जिस समय उसे अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उसको हमेशा लिखना चाहिए जेरेंड फॉर्म में। वी नीड टू अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, ये हो गया। उस पे आ जाओ, इसमें लिखा है दे प्लान्ड, दे सब्जेक्ट हो गया, प्लान्ड वर्ब हो गई। अब इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, क्या प्लान किया अब हमें बताना है। तो अब हमें ऑप्शन में सारे वर्ब दे रखे हैं, तो हमें पता अगर हम किसी वर्ब को यहाँ पे प्लान वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब चूंकि वो जो हम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो या तो जेरेंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। अब आप एक चीज सोचो, आप प्लान क्या करते हो, जो आपने कर लिया वो या जो आप आगे करोगे वो। तो हम प्लान पहले करते हैं काम बाद में करते हैं, या काम पहले कर लेते हैं या प्लान बाद में करते हैं, या साथ ही साथ चलता रहता है, प्लान भी चल रहा है काम भी चल रहा है, क्या होता है बताओ।
पहले हम प्लान करते हैं, बाद में हम काम करते हैं, ऐसा ही होता है ना, पहले होती है प्लानिंग, बाद में होता है काम। तो अगर हम पहले प्लान करते हैं और बाद में काम करते हैं, तो जो मेन वर्ब के बाद में होने वाले काम होते हैं वो हमें लिखने पड़ते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में। ये आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दे प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ। दे प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। टू हैव ऑर्गेनाइज क्यों नहीं लिखा वो भी अपना समझ लेना, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है बच्चों। टू हैव ऑर्गेनाइज जो है ना, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट इन्फिनेटिव्स का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हो चुके एक्शन को रेफर करना हो, लेकिन जो वो प्लान कर रहे हैं वो एक्शन ऐसा होगा जो अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, ठीक है। अगला देखो, इट इज सो हार्ड टू लेट समवन एल्स टू फिनिश माई वर्क। अभी हमने बिल्कुल पढ़ा था, तुरंत ध्यान में आया होगा सबको। अभी हमने क्या पढ़ा था, लेट वर्ब के बाद में अगर हम कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के किसी इन्फिनेटिव को लिखें, ठीक है, तो वो हमेशा बेयर फॉर्म में आएगा। अभी पढ़ा था ना, दे लेट हिम गो, तो लेट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव बना के लिखोगे तो बेयर फॉर्म में लिखा करो। देखो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, एटसेट्रा, ठीक। तो ये हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमें ध्यान देनी है, लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, कि अगर हम इनके साथ में कभी भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इन्फिनेटिव को लिखेंगे तो बेयर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे लेट के साथ में बेयर इन्फिनेटिव जाएगा। इट इज सो हार्ड टू लेट समवन एल्स फिनिश माई वर्क, ठीक। एक चीज, एक दूसरी चीज जो यहाँ पे बता देनी बहुत जरूरी है, अगर हम इन्हीं वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज करें तो इनके साथ फुल इन्फिनेटिव आएगा। अगर हम इनको पैसिव वॉइस में यूज करें, एक चीज और समझने वाली है, कई बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेट वर्ब का पैसिव नहीं बनता, ये ओनली एक्टिव वॉइस में यूज होती है, ठीक है। एक और चीज समझने वाली है, ये मैं केवल आपको रिवाइज हो जाए इसलिए बता रहा हूं, बाकी मैं मान के चल रहा हूं सबको पहले से पता होगा कि बिड वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, एक बिड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना कुछ कहने के लिए। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये हम उस बिड की बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है किसी को कुछ कहना करने के लिए, किसी कुछ इंस्ट्रक्ट करना। दे बेड हिम गो होम, दे बेड हिम गो होम, उन्होंने उससे कहा घर जाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ये वर्ब हो गई, इन वर्ब्स को अगर हम पैसिव बना देंगे तो जो इन्फिनेटिव हम इनके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, फिर वो फुल फॉर्म में आता है। लेट वर्ब का पैसिव बनाना नहीं है, वो वर्ब एक्टिव वॉइस में ही यूज होती है, ठीक है। बिड वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, बोली लगाना भी होता है, किसी को ऑर्डर करना भी होता है। तो जो यहाँ हम बेयर इन्फिनेटिव इसके साथ लिखते हैं वो इसके उस मीनिंग के साथ लिखते हैं जिसमें इसका मतलब होता है किसी से कुछ कहना करने के लिए, ठीक है। They stopped to discuss the issue immediately. CDS 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो बता आंसर बताओ। बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से, तो आसान क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। They stopped to discuss the issue immediately. आया कुछ ध्यान? मैं ध्यान, इधर आ जाओ, मैं ध्यान दिलाता हूँ बच्चों। He stopped to rest और he stopped resting। अब देखो, he सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है। अब यहाँ पे आप चाहे टू रेस्ट लिखो या रेस्टिंग लिखो, ठीक है, वो जो भी आप लिखोगे ना वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही स्टॉप्ड व्हाट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर हम टू रेस्ट लिखें तो इन्फिनेटिव है, रेस्टिंग लिखें तो जेरेंड है, ठीक है। दोनों वर्ड का रिप्लाई नहीं हो सकते, ये पर्पस होगा, ये वर्ड का रिप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो स्टॉप वर्ब है इसके साथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, हम इन्फिनिटी या जेरेंड कुछ भी लिख सकते हैं।
दे स्टॉप्ड रेस्टिंग, दे स्टॉप्ड रेस्टिंग का मतलब उन्होंने आराम करना बंद कर दिया, कि वो पहले से रेस्ट कर रहे थे फिर बाद में उन्होंने उसको बंद कर दिया, आराम करना, जाके अपना काम शुरू कर दिया होगा। दे स्टॉप टू रेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो स्टॉप करने के लिए रुक गए। कहने का मतलब है पहले से वो कोई काम वगैरह कर रहे होंगे और फिर उन्होंने उस काम को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। तो दोनों ही सही है, मीनिंग अलग अलग है। दे स्टॉप्ड टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए रुके, ठीक है। दे स्टॉप्ड रेस्टिंग, उन्होंने आराम करना बंद कर दिया, ये भी ठीक है। दोनों सही है, अलग अलग मीनिंग में। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, दे स्टॉप्ड एंड वेंट टू वर्क अगेन। एंड वेंट टू वर्क अगेन, अब बताओ क्या सही है? अब आगे एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया ना आपको। अब यहां पर क्या हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, एंड वेंट टू वर्क अगेन, अब फिर से काम करने चले गए। तो वो आराम करने के लिए रुके हैं या पहले से आराम कर रहे होंगे जो उन्होंने बंद कर दिया होगा? अब अगर वो दोबारा से काम करने चले गए तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो पहले आराम कर रहे होंगे, अब उन्होंने आराम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर ये रेस्टिंग सही रहेगा। तो अगर हम वो ना लिखते एंड वेंट टू वर्क अगेन, तो टू रेस्ट भी सही था, रेस्टिंग भी सही था, मीनिंग अलग अलग थे। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी रेस्ट वर्ब है इसके साथ हम इन्फिनिटिव या जेरेंट दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप कोई काम करने के पर्पस से रुक रहे हो कि आपको बाद में वो काम करना है तो लिखो इन्फिनिटिव। अगर आप कोई काम पहले से कर रहे थे और आपने उस काम को बंद कर दिया जो पहले से कर रहे थे तो लिखो जेरेंट। दे स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, दे स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी का मतलब उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया, मतलब वो टीवी पहले से देख रहे थे। दे स्टॉप्ड टू वॉच टीवी, दे स्टॉप टू वॉच टीवी का मतलब वो टीवी देखने के लिए रुक गए, मतलब कर कुछ और रहे होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन पढ़ो। दे स्टॉप टू डिस्कस द इशू इमीडिएटली, तो वो पहले से इशू को डिस्कस कर रहे होंगे जो उन्होंने एकदम से बंद कर दिया डिस्कस करना, ठीक है। ये इशू को बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये बता दो। अगर यहाँ पे इमीडिएटली लिखा है तुरंत ही बंद कर दिया तो इसका मतलब वो डिस्कशन पहले से चल रहा होगा। तो अगर डिस्कशन पहले से चल रहा होगा और उन्होंने उसको बंद कर दिया तुरंत ही, तो यहाँ पे लिखो डिस्कसिंग। दे स्टॉप्ड डिस्कसिंग द इशू इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन देखिए। With the upcoming presentation, you had better to not make any last minute changes. अब देखो ये आसान है, इसमें हमें टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है। जैसे कई बार आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, he would rather not to stay there। तो हमें ध्यान ये रखना है बच्चे कि ये जो हम वुड रादर लिखते हैं, ठीक है, या हैड बेटर लिखते हैं, ये मॉडल फ्रेजेस होती हैं। इनके थ्रू हम इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं। वुड रादर के थ्रू हम इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं प्रेफरेंस की। हैड बेटर के थ्रू हम इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं किसकी? इमीडिएट एडवाइस की। तो जैसे बाकी मॉडल्स के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं ना, वैसे इनके साथ में भी हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं बिना टू के। तो ये टू हटा दो, ये जो टू लिखा है ये हटा दो, सीधे ऐसे लिखो विद द अपकमिंग प्रेजेंटेशन यू हैड बेटर नॉट मेक एनी लास्ट मिनट चेंज। ठीक, तो हैड बेटर है और वुड रादर है, ये मॉडल फ्रेजेस होती हैं। इनके साथ में आप इन्फिनिटिव्स का यूज ना करें, वर्ब की सिंपल बेस फॉर्म्स का यूज करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन हमने लिखा द डैश न्यूज लेफ्ट एवरीवन फीलिंग अनईजी। शी अपीयर्ड डैश फिनिश द प्रोजेक्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। अब पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो न्यूज हमने लिखा है नाउन है। अब इस नाउन के साथ हमें एक एडजेक्टिव लिखना है। द न्यूज लेफ्ट एवरीवन फीलिंग अनईजी। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज, अब हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? फ्राइटेंड न्यूज, फ्राइटन्स न्यूज, फ्राइटन न्यूज, फ्राइटनिंग न्यूज। तो एक चीज तो हम बड़ी इजीली मतलब बता सकते हैं कि जो फ्राइटन है और फ्राइटन्स है ये तो आंसर होने नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर हम कभी किसी वर्ब को एडजेक्टिव बना के किसी नाउन के साथ लिखें तो या तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो या तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे या पास्ट पार्टिसिपल लिखोगे। अब ध्यान से देखो, अगर हम कभी वर्ब्स को एडजेक्टिव बनाकर यूज करें किसी नाउन के साथ में, ठीक है, तो इनके दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो दोनों एडजेक्टिव होते हैं, डिफरेंस ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म होती है जो वर्ब के एक्टिव मीनिंग को कैरी करती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म होती है जो वर्ब के पैसिव मीनिंग को कैरी करती है। एक्टिव पैसिव का मतलब ये होता है कि अगर हम कभी किसी वर्ब को किसी नाउन के साथ में लिखें एडजेक्टिव बना के और वो नाउन उस वर्ब का डूअर हो तो हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि अगर वो नाउन उस वर्ब का डूअर है तो इसका मतलब हमें वर्ब के एक्टिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नाउन उस वर्ब का डूअर ना हो बल्कि कोई और हो तो हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इस सिचुएशन में हमें पैसिव मीनिंग की जरूरत है। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूज है, न्यूज डराएगी, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, ये ध्यान देना पहले। अगर वर्ब के मीनिंग में कंफ्यूजन होगी तो आप पार्टिसिपल भी गलत यूज कर लोगे। न्यूज जो है वो डराएगी या कोई न्यूज को डराएगा। फ्राइटन वर्ब के लिए न्यूज डूअर है या कोई और डूअर है, बस ये बताओ। जो हमने फ्राइटन वर्ब लिखी ना बच्चे, तो फ्राइटन वर्ब के लिए न्यूज डूअर है या कोई और डूअर है? ऑब्वियस सी बात है कि फ्राइटन वर्ब के लिए न्यूज ही डूअर होगी। सॉरी, हाँ न्यूज डूअर है। न्यूज को तो आप डरा नहीं सकते क्योंकि न्यूज में तो इमोशंस होते नहीं कि आप उसको डरा लो। न्यूज से कोई दूसरा डर सकता है, तो न्यूज जो है वो डूअर है। अगर डूअर है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए होगी। द फ्राइटनिंग न्यूज, द फ्राइटनिंग न्यूज का मतलब द न्यूज दैट फ्राइटन्स, वो न्यूज जो डरा दे। ठीक है, अगले में जाओ। शी अपीयर्ड एज फिनिश द प्रोजेक्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि पहले वाले क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो फिनिश्ड हमने थर्ड फॉर्म लिख रखी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव लिखना है, शी अपीयर्ड। अब हमें इन्फिनिटिव ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कितना इजी है। इन्फिनिटिव बनाओगे तो आपको टू के साथ लिखनी पड़ती है वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, ये बेस फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत। ठीक है, ये बेस फॉर्म है और ये बेस फॉर्म है। अब ये टू बी फिनिश लिखोगे तो ये पैसिव इन्फिनिटिव है, टू हैव फिनिश लिखोगे तो एक्टिव इन्फिनिटिव है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ए ऑप्शन लिख दें टू बी फिनिश्ड, ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा पैसिव। इसका मतलब हो जाएगा कि जिसके लिए आप इसका यूज कर रहे हो उसने फिनिश नहीं किया, उसको फिनिश कर दिया गया। टू बी फिनिश्ड लिखोगे ना तो ये पैसिव हो जाएगा, तो इसका मतलब शी ने फिनिश नहीं किया, शी को किसी ने फिनिश कर दिया। अगर टू हैव फिनिश लिखोगे तो ये फॉर्म होगी एक्टिव। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है जिसके साथ हम ये इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं उसने किसी चीज को फिनिश किया है, उसको किसी ने फिनिश नहीं किया। अब ध्यान से देखो, एक्टिव मीनिंग चाहिए वर्ब का या पैसिव चाहिए, बस ये बता दो। She appeared to be finished the project या she appeared to have finished the project? उसने फिनिश किया है किसी चीज को या किसी चीज ने उसे फिनिश कर दिया है? उसे तो किसी ने फिनिश नहीं किया, उसने फिनिश किया प्रोजेक्ट को, तो हमें एक्टिव मीनिंग चाहिए। तो एक्टिव मीनिंग चाहिए तो ये हमारा ऑप्शन, she appeared to have finished the project। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रोजेक्ट को काफी पहले ही फिनिश कर दिया था। चलो, दे प्रिवेंटेड हिम टू एंटर द बिल्डिंग, इसका आंसर सभी लोग अपने आप बताएंगे। दे प्रिवेंटेड हिम टू एंटर द बिल्डिंग। They prevented him to enter the building। चलो मैं बताता हूं, देखो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही कुछ वर्ब्स हैं, प्रिवेंट है,
ठीक है, रिफ्रेन है, अब्सटेन है, एक्सक्लूड है, कराइव है, exempt है, प्रोटेक्ट है, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, प्रिवेंट somebody from something, refrain, desist, abstain, derive, exempt और प्रोटेक्ट, इनके साथ फ्रॉम लिखना होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन मिसिंग है। देखो, दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम व्हाट, किस चीज से उन्होंने उसको प्रिवेंट किया, तो पहले तो लिखो फ्रॉम, दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम। अच्छा, जब फ्रॉम लिख दोगे तो जो टू एंटर इन्फिनिटिव है जेरेंड बन जाएगा, क्योंकि जब हम कोई प्रेपोजिशन लिख देते हैं तो उसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता, फिर जेरेंड आता है। तो हमें लिखना पड़ेगा दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, आई हैड टू पुट ऑफ टू बाय अ स्कूटर फॉर माई सन अंटिल ही कंप्लीट्स हिज कॉलेज स्टडीज। अब यहाँ पे आप देखोगे एक वर्ब हमने लिखी है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग कोई बताएगा? तुम में से किसी को पता तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? कौन कौन बता सकता है पुट ऑफ का मतलब? अरे भाई, पुट ऑफ का मतलब पता है? देखो, थोड़ा सा पढ़ने लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो ना क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। अगर हमारी पढ़ने लिखने की आदत नहीं होती ना तो हमें क्वेश्चन से याद करने पड़ते हैं। अब मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको समझाया, सबको याद भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जान ना पाए पुट ऑफ का मतलब क्या है तो वो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए पुट ऑफ का मतलब क्या है। क्लास में भी पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा रिविजन करके ना हम चीज़ों को ध्यान भी करें। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, टू पोस्टपोन। पुट ऑफ कर देना मतलब किसी चीज़ को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, आगे बढ़ा देना। ठीक है, चलो, कुछ बच्चों को पता था, ये अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज़ बस बता दो कि जो हम पुट ऑफ करते हैं एक्शन, वो कैसा एक्शन होता है? पुट ऑफ किए जाने वाले समय से पहले के समय का एक्शन होता है जिसे हम पुट ऑफ करते हैं। पुट ऑफ किए जा रहे समय के बाद वाले समय का एक्शन होता है जिसे हम पुट ऑफ करते हैं, या पुट ऑफ किए जा रहे समय के ही समय का एक्शन होता है जिसे हम पुट ऑफ करते हैं। बस मतलब अपना कॉमन सेंस, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दो आंसर। हम पुट ऑफ क्या करते हैं? जो पहले था वो पुट ऑफ करते हैं, जो बाद में होगा हम वो पुट ऑफ करते हैं, या जो अभी है हम वो पुट ऑफ करते हैं। व्हाट डू वी पुट ऑफ? हम पुट ऑफ करते क्या? जो है, मान लो कोई काम आपको करना है अभी, तो या तो आप उसको करो या आप उसको टाल दो, यही करोगे। जो आज है ही नहीं शेड्यूल, जिसका शेड्यूल 2 हफ्ते पहले था आप उसको टाल नहीं सकते, जिसका शेड्यूल 2 हफ्ते बाद है उसको भी आप टाल नहीं सकते। ठीक है, तो पुट ऑफ हम क्या करते हैं? दैट एग्जिस्ट, जो है या तो उस काम को करो, नहीं करो तो उसको पुट ऑफ कर दो। तो पुट ऑफ हम कब करते हैं? जब वो एक्शन उस समय हो, साथ का एक्शन। अब साथ के एक्शन वर्ब के जो होते हैं वो भी हमने पढ़ा, जेरेंड फॉर्म में लिखे जाते हैं। अभी यही पढ़ा था ना कि अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को लिखना हो जो मेन वर्ब के साथ में होता है तो जेरेंड फॉर्म, पहले हो गया तो जेरेंड फॉर्म, बाद में होगा तो इन्फिनिटिव। तो ये साथ का एक्शन है, साथ का एक्शन है तो लिखो बाइंग। आई हैड टू पुट ऑफ बाइंग ए स्कूटर। अगला देखो, आई कॉल्ड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव नोन हिज वेयर अबाउट्स। पर्पस हो गया ये तो, टाइम देन। आई कॉल्ड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड वट डिड आई वॉन्ट, चाहता था मैं, क्या जानता था? टू नो। तो पर्पस बताना है, तो अगर हमें किसी काम का पर्पस बताना है, ठीक है, तो उसके साथ में इन्फिनेटिव लिखा करो। आई वॉन्टेड, वट डिड आई वॉन्ट टू नो, वट डिड आई वॉन्ट टू नो। एक मिनट, पर्पस नहीं है हालांकि, ये पर्पस ही पूरी क्लॉज है। ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बाद का एक्शन है। देखो, ये है तो ऑब्जेक्ट वैसे वांट वर्ब का, लेकिन हमें पता है कि जो भी हम चाहते हैं वो बाद का एक्शन होता है। आप जो अभी चाहते हो वो भी होगा नहीं, बाद में होगा। ठीक है, तो हम जो भी वांट करते हैं वो एक्शन बाद का होता है। मैं चाहता हूँ ऐसा करना, तो इसका मतलब वैसा भी है नहीं, वो बाद में होगा।
तो जो मेन वर्ब के बाद के एक्शंस होते हैं उनको हमें लिखना चाहिए इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो चाहता है अभी, लेकिन जो चाहता है वो काम होगा बाद में, तो मेन वर्ब के बाद के एक्शन हो गया, बाद के एक्शन हो गए तो इन्फिनेटिव फॉर्म। इनके आंसर्स बताओ। The dash crowd gathered outside the stadium before the concert। ठीक है, अब देखो क्राउड नाउन हो गया और यहाँ एडजेक्टिव। द डैश क्राउड गैदर्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्राउड? एक्साइटेड, एक्साइटिंग, एक्साइट्स, एक्साइटमेंट, एडजेक्टिव चाहिए, बताओ। द मूवी हैड अ डैश प्लॉट दैट केप्ट द ऑडियंस ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। प्लॉट नाउन हो गया, व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट? प्लॉट ये जमीन वाला नहीं है, प्लॉट का मतलब यहाँ पे कहानी। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन में वर्ब्स दे रखी हैं और हमें उनको एडजेक्टिव बना के लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम कभी किसी वर्ब को यूज करें किसी नाउन के साथ में एडजेक्टिव बना के और वो नाउन उस वर्ब का डूअर हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। अब बताओ, जो प्लॉट ऑफ द मूवी है, जो मूवी की कहानी है, वो कंफ्यूज करेगी या कोई उसको कंफ्यूज कर देगा? मूवी की कहानी को तो आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन मूवी की कहानी से दूसरे कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब मूवी की कहानी दूसरों को कंफ्यूज कर सकती है। तो एक्टिव मीनिंग चाहिए, एक्टिव मीनिंग चाहिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखो कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो प्लॉट ऑफ द मूवी है वो कंफ्यूज करेगा, आप उसको कंफ्यूज नहीं कर पाओगे। अब वहां जाओ, जो क्राउड इकट्ठी हुई है स्टेडियम के बाहर कॉन्सर्ट देखने के लिए आई है, वो एक्साइट करेगी किसी को या उसको किसी ने एक्साइट किया है? तो क्राउड को एक्साइट किया है प्रोग्राम ने, क्राउड किसी को एक्साइट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमें पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए तो एक्साइटेड लिख दो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग मेहनत करते रहेंगे, अगली क्लास में भी मिलेंगे। और फिर से अपना ध्यान रखना है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मेंस का बैच है, उसके एडमिशन ओपन है, फीस काफ़ी रीजनेबल है, अच्छी टीम है, खूब बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी